लेट्स स्टार्ट। हम लोगों ने लास्ट क्लास में अलग अलग एलिमेंट्स के कॉम्पोजिशन निकालना सीखा था एंड विद द हेल्प ऑफ कॉम्पोजिशन हम लोग उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला निकाल सकते हैं। और फिर मैंने आपको मोल कांस्टेंट बताया था कि अगर एम्पिरिकल फॉर्मूला से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना होता है तो वी नीड मॉलिक्यूलर मास, है ना। तो अभी हम लोग वो सारे मेथड सीखेंगे जिससे अलग अलग तरीके से हम मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। तो आपको नेक्स्ट आइडिया लिखना है डिटरमिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास। तो उसमें सबसे पहला लिख रहे हैं हम लोग फिजिकल मेथड्स फॉर वोलेटाइल कंपाउंड्स। फिजिकल मेथड्स फॉर वोलेटाइल कंपाउंड्स। अगर आप वोलेटाइल कंपाउंड नहीं समझते तो वोलेटाइल कंपाउंड का मतलब होता है ऐसा सब्सटेंस जो आसानी से वेपर फॉर्म करता है। तो इस पॉइंट को यहाँ पे लिख लीजिए आगे। यहाँ पे लिखा है ना वोलेटाइल कंपाउंड्स, इसी के आगे ब्रैकेट में लिख लीजिए सब्सटेंस रेडिली फॉर्म्स वेपर। ऐसा सब्सटेंस जिसकी आसानी से वेपर बन जाती है उसको हम लोग बोलेंगे वोलेटाइल कंपाउंड। अगर सिंपलेस्ट एग्जांपल आपको बताऊं तो जैसे कैम्फर आप जानते हो, नैफ्थलीन बॉल जानते हो, जो एकदम पेट्रोल है, तो ऐसे सब्सटेंसेस जिनकी वेपर बहुत क्विकली फॉर्म होती है तो ऑल आर रिफर्ड एज वोलेटाइल कंपाउंड्स। ठीक है, तो इसमें हम लोग सबसे पहला मेथड फॉलो करते हैं विक्टर बेयर मेथड। ठीक है, नाम उतना टेक्निकली इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन आएगा तो आपको टेक्निकली पता होना चाहिए कैसे डील करना है। तो विक्टर बेयर मेथड में क्या करते हैं कि हमने लेट W gram of volatile substance is converted into vapor. तो अगर आपने किसी सब्सटेंस को वेपर में कन्वर्ट करा इसका मतलब उसका बिहेवियर कैसा हो जाएगा, गैसेस की तरह हो जाएगा। देन वी गेट या देन वी मेजर, वेपर बना लिया तो उसका मतलब गैसेस फेज की तरह काम करेगा। देन वी मेजर प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर फॉर द वेपर। उसके बाद हम आइडियल गैस इक्वेशन लगा देंगे PV is equal to nRT। तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स सॉल्व हो जाएगा। तो आपको प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर पता होगा तो n आपका नंबर ऑफ मोल्स निकल है। अब आपको सब्सटेंस के नंबर ऑफ मोल्स पता है और मास पता है। देखो W ग्राम सब्सटेंस है और नंबर ऑफ मोल्स n है, दो चीजें पता चल गई आपको। तो आपको फॉर्मूला पता है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास इन ग्राम्स 1 ग्राम मोलिकुलर मास और मोलर मास। यहाँ से अगर हम मोलर मास निकालेंगे दैट कम्स आउट टू W ग्राम, आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स से डिवाइड कर देंगे। So this technique is referred as Victor Beer method, जिसमें हम किसी एक सब्सटेंस को उसकी करस्पॉन्डिंग वेपर में कन्वर्ट करते हैं। तो एक गिवन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को वे करते हैं और उस गिवन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को वे करने के बाद हीट करके वेपर में कन्वर्ट कर देते हैं। वेपर में कन्वर्ट करने के बाद उसे हम कलेक्ट करते हैं किसी एक दूसरे वेसल में, जिसका हमें वॉल्यूम पता होता है, उसके अंदर प्रेशर कितना है ये पता होता है और टेम्परेचर हमने कितना मेंटेन किया हो ये पता हो जाता है। सो PV इक्वल टू nRT अप्लाई करके उस सब्सटेंस के मोल्स निकाल लेते हैं। और अगर आपको एक बार मोल्स पता चल गया और मास पता चल गया तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास यूज करते हुए हम लोग ये टेक्निक अप्लाई कर देते हैं। दिस इज कॉल्ड विक्टर बेयर मेथड। मास हमें पहले से मेजर करना पड़ता है। हाँ, मास तो वे कर सकते हैं ना। सिंपल कोई भी सब्सटेंस आपको x ग्राम दिया, कोई भी सब्सटेंस दिया, वेइंग मशीन पे रखा, वेट निकाल लिया। यस, वो तो बहुत सिंपल प्रोसीजर है। आपको जिस भी सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर वेट निकालना है, आपका उसका कोई पर्टिकुलर अमाउंट लिया, वेइंग मशीन पे रख के वे कर लिया, आपके पास एक बार उसका वेट आ गया, फिर आपने उसको वेपर में कन्वर्ट कर दिया, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर निकाल लिया, PV इक्वल टू nRT लगा के मोल्स निकाल लिए, मोल से आपको मोलर मास पता चल जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा कि जैसे आप किसी सब्सटेंस को वेपर में कन्वर्ट करोगे तो हीट करके करोगे। तो इसका मतलब जब आप हीट करोगे तो सब्सटेंस को वेपर में कन्वर्ट करा, बट देयर आर सम सब्सटेंसेस जो हीट करने से डिकम्पोज कर सकते हैं। तो अगर हीट करने से डिकम्पोज कर जाएंगे तो फिर दूसरा मेथड लगाते हैं, दिस इज कॉल्ड हॉफमैन मेथड। तो आप सबसे पहले पहला वाला मेथड नोट कर लीजिए। चलो दूसरा मेथड लिखेंगे हम लोग हॉफमैन मेथड। हॉफमैन मेथड में लिखो इफ द सब्सटेंस decomposes on heating, then it is converted into vapor. Then such volatile substances are
converted in vapor at reduced pressure। तो आप लोगों ने 10th क्लास में सीखा होगा कि अगर हम किसी सब्सटेंस को गैसीय स्टेट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो दो रास्ते होते हैं, या तो उसका टेम्परेचर बढ़ाते जाए, और एक और रास्ता होता है अगर हम उसका प्रेशर कम कर दें। प्रेशर कम कर देंगे तो भी वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर हम किसी सब्सटेंस को हीट कर रहे हैं तो वो डिकम्पोज होकर दूसरे सब्सटेंस में ब्रेक कर सकता है। तो वो डिकम्पोज ना करे, इस प्रॉब्लम को बचाना है तो हम क्या करते हैं, उसका प्रेशर कम करके वेपर में कन्वर्ट करते हैं। तो थोड़ा टेम्परेचर बढ़ाते हैं और साथ में उसका प्रेशर भी रिड्यूस कर देते हैं, तो उसकी वेपर बन जाती है बिना डिकम्पोज करें, और आगे का प्रोसीजर सेम है। तो अगर वही सेम W ग्राम फिर से आपने एक सब्सटेंस बेक किया और फिर वही हमने W यानी इक्वल टू सिंपल टेक्निक, वही बिल्कुल एग्जैक्टली सेम प्रोसेस आपको अप्लाई करना है एंड यू विल गेट द आंसर। ठीक है, फिर से वही हमने काम करा, लेट W ग्राम ऑफ volatile substance is converted into vapor at reduced pressure। ठीक है, उसके बाद फिर वही काम, then we measure and we can measure pressure, volume and temperature for the substance। उसके बाद आपको PV equal to nRT अप्लाई करना है। PV equal to nRT अप्लाई करके आप नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। एक बार ही नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास की टेक्निक अप्लाई करके आप उसको मोलर मास में कन्वर्ट कर देंगे। पुराना टेक्निक फिर से अप्लाई करेंगे, PV इक्वल टू nRT अप्लाई करेंगे, PV इक्वल टू nRT से नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, मास आपको पहले से पता है, फिर से मास अपॉन मोलर मास, मास अपॉन मोल्स करेंगे तो आपके मोलर मास निकल आएगा। ठीक है, तो वोलेटाइल सब्सटेंसेस के दो टेक्निक हो गए, विक्टर-वेयर मेथड एंड हॉफमैन मेथड। अब अगर आपका सब्सटेंस नॉन वोलेटाइल हुआ तो फिर उसके लिए हम लोग टेक्निक अप्लाई करते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मेथड। ठीक है, तो उसमें पॉइंट लिखिए, इफ अ नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस इज एडेड, if a non-volatile substance is dissolved in a solvent, then elevation in boiling point is observed। Then elevation in boiling point is observed। ऑल्दो ये पोर्शन हम लोग 12th क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे। 12th क्लास में पूरा एक चैप्टर है लिक्विड सॉल्यूशन, वहाँ पे लिक्विड सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, वहाँ पे ये चीज आएगी। बट अभी चूंकि मैं आपको पूरी बात समझा रहा हूँ कि वोलेटाइल सब्सटेंस कैसे निकालते हैं, तो नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस का भी तरीका बता दिया। अगर हम किसी एक नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं तो सॉल्वेंट में डिसॉल्व करने से क्या होता है कि उस सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो अप हो जाता है। या अगर जैसे आपको इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल बताऊं तो जैसे हम लोगों में कभी कुकिंग डिफिकल्ट होती है तो उसमें हम लोग बेकिंग सोडा मिला देते हैं पानी। तो बेकिंग सोडा कैसा है, नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस है। तो अब जैसे ही आप नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस ऐड करते हो तो उसका बॉइलिंग पॉइंट राइज हो जाता है और कुकिंग आसान हो जाती है। तो अगर हमको एक नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस मिलाते हैं सॉल्वेंट में तो उससे बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन आता है, और जो बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन आता है दिस इज एक्चुअली डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी इनटू एम होता है। यहाँ पे जो डेल्टा टीबी है इसको बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, केबी जो है ये कांस्टेंट होता है, इसको बोलते हैं मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, और एम जो होता है वो होता है मोलरिटी। ठीक है, तो अब अगर हम अज्यूम कर लें लेट W ग्राम ऑफ सोल्यूट is dissolved in X gram of solvent, then
मोलैलिटी क्या आएगी, W डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, इसके मोल्स हो गए, कितने मोल x ग्राम में, तो 1000 ग्राम में कितने वो मोलैलिटी होगी। समझ में आई बात। So W into 1000 upon X। अब अगर इसको मोलैलिटी के ऊपर वाले फॉर्मूले पुट कर दें, यहाँ से आ जाएगा डेल्टा TB इक्वल टू KB into W upon मोलर मास ऑफ सॉल्यूट into 1000 upon X। यहाँ से मोलर मास ऑफ सॉल्यूट अगर निकालेंगे आ जाएगा KB into W into 1000 divided by delta TB into X। X थोड़ा ये देखने में गड़बड़ लग रहा है, उसको Y लिख लेते हैं, क्योंकि X क्रॉस बना रहे हैं तो कंफ्यूज कर सकता है आपको, थोड़ा चेंज कर दो, राइट इट Y। ये आपका फॉर्मूला हो गया। तो ये फॉर्मूला कैसे आता है, हाउ वी गॉट दीज इंफॉर्मेशन, ये सब हम लोग 12th क्लास में पढ़ेंगे। बट अगर अभी आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो अभी ऐसे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी कम है, बट फिर भी अगर आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपको सीधा फॉर्मूला याद रखना है, KB into W into 1000 upon delta TB into Y। या मोलैलिटी निकालना आपको आता है तो आप सिंपल डेल्टा TB इक्वल टू KB into M भी याद रख सकते हो, उससे भी काम चलेगा। नेक्स्ट मेथड जो हम लोग फॉलो कर सकते हैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के, दैट इज फॉर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो इसमें भी सेम लॉजिक है, अगर एक नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस को डिसॉल्व कराते हैं सॉल्वेंट में, तो फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन ऑब्जर्व होता है। जैसे अगर आपको एग्जांपल से बताऊं, जैसे हम लोग आइस होती है, आइस के साथ अगर सॉल्ट ऐड कर दें तो आइस का मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है। जो आइसक्रीम वाले पार्लर्स होते हैं, अगर आपने ध्यान से देखा तो अपनी सराउंडिंग में रॉ आइस भरते हैं, साथ में सॉल्ट भी डालते हैं। रॉ आइस के साथ गिवन होगा, तो रॉ आइस के साथ जो सॉल्ट डालते हैं उसका फायदा क्या होता है कि फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाता है, तो कूलिंग बढ़ जाती है। तो अगर कोई भी एक नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस किसी भी सॉल्वेंट में अगर आप ऐड करते हो, तो उससे उसका फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन ऑब्जर्व होता है, फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन होता है, फ्रीजिंग पॉइंट जो और था वो और कम हो जाता है। तो यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं हम लोग, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF into M। KF जो है उसको बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, KF is referred as depression in freezing point, और जो KF है उसको बोलते हैं मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। बिल्कुल आइडेंटिकल मेथड है, जस्ट लाइक द अर्लियर वन। क्वेश्चन में आपको KF की वैल्यू गिवन होगी, सो डेल्टा TF इज इक्वल टू KF into M लगा के आप पहले मोलैलिटी निकाल लोगे, और फिर मोलैलिटी में अगर W ग्राम ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व कराया हमने लेट्स से Y ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में, तो W ग्राम ऑफ सॉल्यूट इज डिसॉल्व इन Y ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, इट मींस M is equal to W upon molar mass of solute into 1000 by Y, वही सेम फॉर्मूला। और फिर हमारा डेल्टा TF is equal to KF into M का फॉर्मूला लगाएंगे, KF into W upon molecular mass of solute into 1000 upon Y, और यहाँ से molar mass of solute निकालेंगे तो this comes out to KF into W into 1000 upon TF into Y। मतलब वो सब्सटेंस को अगर बॉइल करना आसान होता है तो एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट से निकालते हैं, और फ्रीज करना आसान होता है तो डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट से निकालते हैं। पर आपकी वॉइस नहीं आ रही, ठीक है। सो नेक्स्ट मेथड इज सिल्वर सॉल्ट मेथड फॉर एसिड्स। तो अगर आपको एसिड्स के लिए कभी भी मॉलिक्यूलर वेट निकालना है तो विल अप्लाई सिल्वर सॉल्ट मेथड। इस तरह के क्वेश्चंस हम लोगों ने मोल कॉन्सेप्ट में सॉल्व किए थे, अभी आपको उसको मेथड की तरह समझाता हूँ। तो लेट्स से हमने कोई भी एसिड लिया जिसका फॉर्मूला लेट्स से HXA है, H प्लस की वैलेंसी तो 1 होती है, A की वैलेंसी X है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर ये एसिड आयनाइज होगा तो X मोल्स ऑफ H प्लस बनाएगा प्लस A मोल्स ऑफ X माइनस फॉर्म करेगा, ऐसे होगा। तो H प्लस की वैलेंसी और Ag प्लस की वैलेंसी सेम है, तो अगर हम इस एसिड का सिल्वर सॉल्ट लिखेंगे
तो उसका फॉर्मूला बनेगा AgXE। और अब ये सिंपली मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन हो गया, तो आप लोगों ने पहले भी कर रखा है। अब करते क्या है कि सिल्वर सॉल्ट को हीट कराते हैं, तो इससे सिल्वर बनता है X मोल। ठीक है, तो अब अगर आपको इसका मास गिवन है W1 ग्राम, इसका मास गिवन है W2 ग्राम। ठीक है, ये आपको गिवन है। अब आपको एसिड का मॉलिक्यूलर मास निकालना है, तो हम लेट से एज्यूम कर लेते हैं M1। यहाँ पे अलग से लिख ले रहा हूँ, लेट molecular weight of acid is M1, so molecular weight of AX माइनस कितना हो जाएगा, M1 माइनस X। ये समझ में आया कैसे? अगर एसिड का मॉलिक्यूलर मास M1 है तो उसका मॉलिक्यूलर मास कैसे लिखोगे, H प्लस H के लिए एटॉमिक मास 1 है, तो X प्लस A का मास इज इक्वल टू M1 आएगा। तो अगर आप हाइड्रोजन वाला मास हटा दे तो AX माइनस का मास आ जाएगा, दैट इज M1 माइनस X। ठीक है सर, एक बार और रिपीट कर दीजिए। मैंने आपसे बोला जैसे मान लो दूसरे जगह बताता हूँ, जैसे हमारे पास एसिड है HCl, तो आपको HCl का मास पता है 36.5, तो मैं पूछूं इसमें Cl माइनस का मास बताओ तो क्या करोगे, H का मास हटा दो। जैसे आपको H2SO4 का मास पता है 98, आपसे पूछा है सल्फेट का मास बताओ तो क्या करोगे, 98 में से हाइड्रोजन वाला 2 सब्ट्रैक्ट कर दो। तो यहाँ के फॉर्मूले के हिसाब से H कितना है, X यूनिट्स, ये HX है। इसका मास अगर मॉलिक्यूलर मास में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो A का मास आ जाएगा। यस सर। बस अब इसी टेक्निक को हम लोग यहाँ यूज कर रहे हैं। तो अब देखो अगर हम यहाँ पे AgX का मॉलिक्यूलर नंबर ऑफ मोल्स निकालें तो आ जाएगा W1 अपॉन 108X प्लस M1 माइनस X, ये इसका मोल हो गया। और सिल्वर के मोल्स लिखोगे तो ये W2 बाय 108 आ जाएगा। अब आपको स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से पता है कि अगर इसका 1 मोल रिएक्ट करता है तो इसका X मोल फॉर्म होता है। तो अगर हम यहाँ पे मोल से इक्वेट करेंगे तो ये W1 अपॉन 108X प्लस M1 माइनस X इंटू X इज इक्वल टू W2 अपॉन 108। इतने एक मोल सिल्वर से X मोल बन रहा है, तो इतने मोल सिल्वर से कितना सिल्वर बनेगा, 2X कर दो, सिल्वर के मोल्स आ गए। और दूसरी तरफ से आपको सिल्वर के मोल्स पता है, इक्वेट कर दो। तो उसमें देखो एक ही वेरिएबल है जो फाइंड आउट करेंगे, इस इक्वेशन से हम लोग M1 फाइंड कर देते हैं। अगर आपको याद हो तो मोल कॉन्सेप्ट वाले पैकेज में हम लोगों ने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था जिसमें एम्पिरिकल फॉर्मूला का क्वेश्चन था, तो सिल्वर सॉल्ट मेथड से हमने उसका मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एसिड निकाला था। अभी और भी क्वेश्चन बताता हूं मैं आपको उसी टाइम पे। चलो नेक्स्ट मेथड लिखेंगे, प्लैटिनम क्लोराइड मेथड फॉर बेसिस। तो अब अगर हम यहाँ पे एक बेस अज्यूम कर लें, लेट्स से BOH होल X, अगर ये बेस है तो इसका फॉर्मूला लिखेंगे तो आ जाएगा BX प्लस X मोल्स ऑफ OH माइनस। इसका प्लैटिनम क्लोराइड सॉल्ट अगर लिखेंगे प्लैटिनम क्लोराइड सॉल्ट बनेगा B2H2PtCl6। B2H2PtCl6। इस पे पूरे पे चाहो तो X अप्लाई कर दो। ठीक है, यहाँ तक समझ आया? अब क्या करते हैं कि अगर हम इस B2H2PtCl6 को हीट करते हैं सेम लॉजिक से, तो यहाँ से X मोल्स ऑफ प्लैटिनम बन जाएगा। और फिर से वही पुरानी टेक्निक अप्लाई कर देंगे कि इसका लेट से W1 ग्राम है, इसका W2 ग्राम है। लेट मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बेस जो है तो M1 एज्यूम कर लें, यहाँ से मॉलिक्यूलर वेट ऑफ BX प्लस जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा
m1 माइनस 17x, ये एक बार चेक करो आप, क्योंकि OH का मास सब्ट्रैक्ट करेंगे हम इसमें से, तो ऑक्सीजन 16 होता है, हाइड्रोजन +1 होता है, तो OH का मास कितना हो जाएगा 17, तो B का मास प्लस 17x इज इक्वल टू m1, तो अगर m1 में से 17x सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो B का मास आ जाएगा। ठीक है, बस इसके बाद आपको मोल्स बैलेंस कर देंगे, आगे तो सिंपल सॉल्विंग कर लोगे। तो हम नंबर ऑफ मोल्स फिर से कैलकुलेट करें, तो जो प्लेटिनम सॉल्ट है उसके मोल्स हो जाएंगे W1 अपॉन 2 टाइम्स m1 माइनस 17x, ये B का मास हो गया, प्लस अंदर वाले ब्रैकेट में लिखेंगे तो हाइड्रोजन का मास 2, प्लेटिनम का मास 195, क्लोरीन का मास 35.5 इंटू 6, और इस पूरे में x मल्टीप्लाई कर देंगे, और प्लेटिनम का मास लिखेंगे तो इट इज W2 by 105 195। पहले इतना देख लो आप जरा एक बार। सर ये 17 m1 माइनस 17x, ये एक बार बता दीजिए बस। ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16, हाइड्रोजन 1, तो OH का मास कितना हो गया 17, ठीक है सर। BOH में अगर हमें मास लिखना है ऐसे फॉर्मूले से समझो ना, जैसे BOHX लिखा हुआ है तो उसका मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालोगे, B का मास मान लेते हैं x, B का मास लिखना है आपको, तो अगर B का मास निकालना है तो क्या करोगे, B के मास में तो कुछ भी मान लो A प्लस 17x इज इक्वल टू m1 आएगा, A इक्वल टू m1 माइनस 17x। ठीक है सर। यहाँ तक समझ गए, बस फिर वही सेम कॉन्सेप्ट है इसके, अगर बेस की साइड से नोटिस करोगे तो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट देखो पहले, इसके 1 मोल से इसका x मोल फॉर्म हो रहा है, 1 मोल से x मोल फॉर्म हो रहा है, फिर से वही कंजर्वेशन, एक x मल्टीप्लाई करके इक्वेट कर दो, ये हो जाएगा W1 into x। देखो लिखते टाइम न्यूमेरिकली बहुत टफ लग रहा है ये, लेकिन जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तो आप मोल कॉन्सेप्ट में बहुत भारी भारी सवाल सॉल्व कर चुके हो, उसकी सॉल्विंग करने में आपको कुछ नया नहीं लगेगा। अभी चूंकि सब कुछ वेरिएबल के टर्म में लिख रहे थे, थोड़ा सा टेक्निकल लग रहा होगा आपको देखने में, बट ये टेक्निकल एक्चुअली में है नहीं। ये आपका फॉर्मूला है, यहाँ से आपको m1 फाइंड करना है, ठीक है। अगर ऊपर वाला कोई मेथड सिग्निफिकेंटली काम नहीं कर पाता है तो we'll put the last method which is called volumetric methods of acids and bases। तो आपको मैंने लॉ ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बताया था कि जब भी एसिड बेस को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज करेगा तो उसके ग्राम इक्विवेलेंट्स इक्वल होंगे। सो व्हेन एसिड न्यूट्रलाइजेस बेस कंप्लीटली, तो लेट्स से आपको एसिड का मॉलिक्यूलर वेट नहीं पता है तो लोन बेस से उसको न्यूट्रलाइज कर दो, और बेस का नहीं पता है तो लोन एसिड से उसे न्यूट्रलाइज कर दो। सो व्हेन एसिड न्यूट्रलाइजेस बेस कंप्लीटली, देन एट इक्विवेलेंस पॉइंट, मतलब जहां पे वो उसको कंप्लीट न्यूट्रलाइज कर रहा है, मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ बेस। तो जब आप मिली इक्विवेलेंट यूज करोगे तो उस समय उसका इक्विवेलेंट वेट या मॉलिक्यूलर वेट बाय n फैक्टर यूज करना पड़ेगा, तो आपका मॉलिक्यूलर वेट फाइंड आउट हो जाएगा। These are the techniques जिससे हम किसी सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकते हैं, और एक बार आपके पास अगर मॉलिक्यूलर वेट आ गया तो फिर आपको टेक्निक सिखा रखी थी मैंने कि एक वैल्यू निकालते हैं n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट, या इससे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने की टेक्निक अगर पता है बेसिक, तो अब यहाँ से हम सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल सकते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आएगा आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला, n, ये आपको मोल कॉन्सेप्ट में सिखाया था। और n कैसे निकालते हैं,
मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट। तो परसेंटेज कॉम्पोजिशन पहले हमने जैसे निकाला, अलग अलग मेथड से कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, हैलोजन, सबके परसेंटेज निकाल के उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला निकाला परसेंटेज कॉम्पोजिशन से। एम्पिरिकल फॉर्मूला से एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट आ जाएगा। ऊपर वाले मैंने 4-5 जो मेथड सिखाया उससे मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकते हैं। मॉलिक्यूलर वेट में एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट से डिवाइड करेंगे तो n आ जाएगा, और एम्पिरिकल फॉर्मूला में n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा। तो ये हमारी पूरी क्वांटिटेटिव एनालिसिस है जिससे हम किसी भी अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एंड दिस कंप्लीट्स योर चैप्टर। ठीक है, अब हम लोग केवल क्वेश्चंस की थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे, तो आप देखना शुरू करिए। ठीक है, अब आपको जो मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया उसमें थोड़ा सा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 68 सॉल्व करेंगे। It's given 0.607 gram of silver salt of tri-basic organic acid was quantitatively reduced to 0.37 gram of pure silver. What is the molecular weight of the acid? तो देखो ट्राई-बेसिक एसिड दिखा हुआ है। ट्राई-बेसिक एसिड मतलब एसिड का फॉर्मूला हुआ H3A। बेसिसिटी मतलब जितने वो H+ दे सकता है, तो ट्राई-बेसिक एसिड फॉर्मूला हुआ H3A। तो अगर हम इसके सिल्वर सॉल्ट का फॉर्मूला लिखेंगे तो सिल्वर सॉल्ट का फॉर्मूला क्या हो गया Ag3A। ठीक है, बस अब Ag3A को अगर हम हीट करेंगे तो उससे सिल्वर बनेगा 3 मोल्स। इसका मास दे रखा है 0.607 ग्राम और इसका मास दे रखा है 0.37 ग्राम। ठीक है, फिर वही का मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एसिड हमने अज्यूम कर लिया लेट से M1, तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ A3 माइनस आ जाएगा M1 - 3। समझ में M1 - 3 क्यों किया? क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, तो H3A का अगर मॉलिक्यूलर वेट लिखेंगे तो 3 प्लस मॉलिक्यूलर वेट ऑफ A3 माइनस विल बी इक्वल टू M1। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ A3 माइनस कितना आ गया? M1 - 3। अब अगर इसके मोल लिखेंगे तो 0.607 बाय 108 into 3 माइनस प्लस M1 - 3, ये मोल हो गए। और इसके मोल लिखेंगे तो 0.37 बाय 108 हो गया। अब स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लगाओ, इसके 1 मोल से इसके 3 मोल रिएक्ट कर रहे हैं। 0.607 into 3 divided by 108 into 3 plus M1 - 3 is equal to 0.37 by 108 आ जाएगा। यहाँ से सॉल्व करके आपको M1 निकालना है। यहाँ से सॉल्व करके M1 बताइए आपका आंसर। जब हम लोग थ्योरेटिकली फॉर्मूला बनाते हैं तो क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेट दिखता है, बट जब आप सॉल्व करना शुरू करते हो न्यूमेरिकल वैल्यूज के साथ तो इट बिकम्स क्वाइट इजी। एक बार फटाफट सॉल्व करके आपको आंसर चेक करना है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो अब अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ से M1 की वैल्यू 210 के आसपास आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद अब अगला क्वेश्चन सॉल्व करो, क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 68 समझ गया ना? पहले आपका जो एसिड दे रखा है H3A वो हमें पता चल गया क्योंकि ट्राइबेसिक एसिड दिया था, तो फॉर्मूला सिल्वर सॉल्ट का हो गया Ag3A, और Ag3A को हीट करेंगे तो 3 मोल सिल्वर बनेगा। बस उससे आपको पूरा मास निकालेगा। सिल्वर सॉल्ट मेथड अप्लाई करा सर। हाँ सर M1 - 3 सर आपने ये H3A से सर वो 3 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन लिए हैं ना? अगर आपको इसका Ag3A का मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो A का मास ही और सिल्वर का इंटू 3 करेंगे, तो सिल्वर का 108 इंटू 3 कर दिया और A का मास M1 - 3 पहले निकाल रखा है वाला से। तो सर वो जो M1 - 3 सर उसी से तो आया सर H मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन। इस H3A का मॉलिक्यूलर मास M1 है, तो A का मास कितना हो जाएगा? M1 - 3। ठीक है, चलो अभी हम लोग पहुंच रहे हैं क्वेश्चन नंबर 72 पे। 72 में दिया है द विक्टर वेयर मेथड 0.2 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड displaces 56 ml of air at STP। तो displaces 56 ml of air at STP मतलब उस सब्सटेंस का
जो वॉल्यूम है वो 56 ml हो गया एसटीपी पे। 0.2 ग्राम सब्सटेंस का 80 आ रहा है सर इसका। 0.2 ग्राम ऑफ सब्सटेंस have volume 56 ml at STP। बस इसके सीधे नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो पहले, तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा 56 अपॉन, अब यहाँ पे देखो जब हम लोग थोड़ा अप्रोक्सीमेट कैलकुलेट करना चाहते हैं तो 22,400 भी ले सकते हो, अदरवाइज 22,700 भी ले सकते हो, उससे बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि बहुत छोटा वॉल्यूम है, तो 22,400 लेंगे क्योंकि इससे कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो 0.0025 और इसके बाद ये आपके मोल्स आ गए, और फिर मोलर मास कैसे निकालते हैं, मोल्स में मास से डिवाइड कर देते हैं, तो मोल्स इज दिस, इसमें मास से डिवाइड करते हैं, ये आपके मोल्स, मोलर मास, सॉरी उल्टा, मास अपॉन मोलर मास अपॉन नंबर ऑफ मोल्स करते हैं। दिस इज 0.2 डिवाइडेड बाय 56 into 22400, ये आपका मोल्स है, मोलर मास आ जाएगा। अब एक बार सॉल्व करके प्रॉपर आंसर निकाल, आ गया सर, 80 आ रहा है। 80 आ रहा सर। ये आपका 80 आ जाएगा। अब देखो अगर एसटीपी की वजह से मान लो यहाँ पे कोई 22,700 भी लेता, थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ जाता, अदरवाइज रिजल्ट लगभग यही आता। तो एक बार फिर से सॉल्व करना है तो आप एक बार फिर से सॉल्व करके देखो, क्योंकि एसटीपी करंट टाइम में 24,700 होता है, उसी से सॉल्व करके देखो एक बार, थोड़ा सा आंसर में चेंज आएगा, उससे थोड़ी कैलकुलेशन बढ़ जाती है, तो इसमें हम लोग अपनी थोड़ी कन्वीनियंस फॉलो कर लेते हैं, जो आपको सेफ साइड दिख जाए उससे कर लेते हैं। उससे अप्रोक्सीमेटली 81 के आसपास आ जाएगा, बट चूंकि आपके ऑप्शंस में 80 दे रखा है तो वही मार्क करेंगे क्लोजेस्ट आंसर, ठीक है। उसके बाद एक सवाल और कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 80। आपको देखो फ्लोरोप्लाटिनेट सॉल्ट वाला सब्सटेंस है, आपको लिखा है व्हाट इज द मोलर मास ऑफ द डाइऑर्गेनिक लुईस बेस B if 12 ग्राम ऑफ फ्लोरोप्लेटिनेट सॉल्ट इज गिवन। तो देखो इसकी बेसिसिटी अगर 2 है तो आपको फॉर्मूला मैंने कैसे लिखा था, B2H2PtCl6X लिखते थे, तो ये फॉर्मूला सिखाया था अभी मैंने। अब देखो डाई एसिडिक ऑर्गेनिक बेस है तो इसका मतलब X की वैल्यू 2 है, तो अगर X की वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 कट जाएगा, तो फॉर्मूला देखो PtCl6 आ जाएगा। तो कई बार क्वेश्चन में फॉर्मूला गिवन होता है, उसके आपको बिल्कुल नोट लेना ही नहीं होता है, तभी मैंने कहा आपको मोल कॉन्सेप्ट की तरह सॉल्व करना है, ये मैंने फॉर्मूला सिखाया था अभी आपको थोड़ी देर पहले। तो अगर आप x की जगह 2 पुट करोगे तो B2 का 2 और x का 2 कट जाएगा, तो फॉर्मूला बनेगा BH2PtCl6, वही देखो क्वेश्चन में दिया हुआ। तो अगर आपको पहले से फॉर्मूला याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन में ये चीज गिवन रहती है, तो दोनों तरह के लिए प्रिपेयर्ड रहना है। तो डाई एसिडिक बेस है तो x की वैल्यू 2 हो गई, ये इसका फॉर्मूला हो गया। अब अगर आपके बेस का फॉर्मूला ये है तो अगर आप इसे हीट करोगे तो इससे प्लैटिनम बनेगा और 1 ही मोल बनेगा। देखो उसने बोला हुआ है कि इसका 12 ग्राम जब हीट कर रहे हैं तो इसका 5 ग्राम बन रहा है, तो फिर से वही सेम कॉन्सेप्ट लगाओ, मोल्स निकालना है। तो अब यहाँ से आपको मॉलिक्यूलर मास ऑफ B पूछा है तो आप वही अज्यूम कर लो, तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ B को हम लोग x अज्यूम कर ले रहे हैं, यहाँ आ जाएगा 12 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 प्लस 195 प्लस 35.5 into 6, ये इसके मॉलिक्यूलर वेट हो गया। ये मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करके बोला गया, और इतने ही मोल प्लैटिनम होंगे तो 5/195, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करो और x निकालो। तो आपने सॉल्व करके पिछले सवाल का आंसर निकालिए, x कम्स आउट टू बी x इज इक्वल टू 58, तो आपका मॉलिक्यूलर मास ऑफ एसिड हो गया, ठीक है, तुम्हारा मॉलिक्यूलर मास ऑफ बेस हो गया, ठीक है। सो दिस कंप्लीट्स योर रेडॉक्स रिएक्शन। अब आपके जो पैकेज के डाउट्स है वो उसने स्टार्ट करिए।